विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर और वीडियो के अपलोड होने के बाद जो हमारे व्यूवर जुड़ेंगे उन सभी को विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम लोग पिछले 3 लेक्चर से संविधान के निर्माण के बारे में देख रहे थे और आज यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, संविधान का निर्माण या संवैधानिक विकास का जो हम आपका लेक्चर लिए थे, इसमें थोड़ा सा समय लेने के पीछे का एक कारण, 2 कारण है इसके। पहला कि आप आगे संविधान के अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद के अंदर जो उसकी मैं व्याख्या भी करूंगा, तो उस वक्त यदि मैं नाम के साथ कहूं कि बाबा साहब ने ये कहा था, मीनू मसानी ने ये कहा था, तो आपको एक रेफरेंस के लिए हमने इतना डिटेल्स पढ़ाया कि आपको नाम वगैरह याद रहेगा। दूसरा, ये दोनों चैप्टर मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड चैप्टर है, तो आधुनिक भारत में भी आप पढ़िए। जो नया सिलेबस है उसमें 1950 का संविधान ये भी पढ़ना है, मेंस का ऑप्शनल पेपर का निकाल के देखिएगा, तो उसमें भी संवैधानिक विकास और संविधान का निर्माण पढ़ना होता है। इसीलिए हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस को ध्यान में रखते हुए हम इसको समझ लिए। अब हम लोग बिल्कुल ही अंतिम आ गए हैं चरण में कि संविधान पर विचार विमर्श जो किया गया उसके बारे में हम लोग देखें। और इसके पहले के लिए आपका वीडियो जो है YouTube पर अपलोड है, आप इसके पहले के क्लास को देख करके आप इसमें लिंक बना सकते हैं। जो नए व्यूअर जुड़े होंगे उनके लिए है। सबसे पहले हमने पढ़ा था संविधान सभा की मांग, उसको 2 भागों में बांटा था। एक भारतीयों के द्वारा जो मांगा गया, और जब से ब्रिटेन सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से तैयार हुआ वो पढ़े। फिर हम लोग पढ़े थे कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का निर्माण, जो चुनाव हुआ और उससे जो संविधान सभा बना। उसके बाद हम लोग पढ़े संविधान सभा के द्वारा संविधान के प्रारूप का निर्माण। तो जो अलग अलग कंपनियों के, जो अलग अलग क्या कहते हैं, कमिटियों के द्वारा संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब उस ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो विचार विमर्श हुआ उसको हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन लिखिए, उसके बाद ही अपने को समझाने का शुरुआत कर पाएंगे। तो लिखिए पहला, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया, फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया। 1 मिनट, अंतिम प्रारूप पेश किया। प्रथम तो आप पहले ही पढ़े थे, अंतिम प्रारूप पेश किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इस प्रारूप को पेश किए। अब आगे बढ़ने के पहले जो समझाना चाहते हैं उसको पहले समझ लीजिएगा, तो ये संविधान की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आज संसद के अंदर कोई बिल पेश होता है, तो ठीक उसी प्रोसेस से संविधान सभा के अंदर जिस प्रोसेस से बिल पेश होकर के पास होता है, वैसे ही अपना संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा से प्रोसेस के द्वारा पास हुआ है।
उसका पूरा डिटेल्स प्रोसेस आपको बता चुके हैं कि मैं पॉलिटिक्स 800 पेज लिखा हूं अब तक में, तब जाके कंप्लीट हुआ है। तो इसका डिटेल्स प्रोसेस जो है कि कब इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता है, वहां बताएंगे। यहां आप संविधान के पास होने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके शॉर्ट रूप को समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि संसद के अंदर महिला आरक्षण विधेयक पेश करना हो, तो एक तरफ वो छोटा सा बिल हुआ है और यहां समझना है कि एक बड़ा सा ड्राफ्ट हुआ है जो कि संविधान सभा में पेश किया गया। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि अभी अपना संसद 2 सदनों वाली है, बाई कैमरल है, बेगृहों वाली है, तो ये प्रक्रिया 2 बार होगी और संविधान सभा में वो प्रक्रिया 1 बार होगी। तो सबसे पहले जब कोई बिल संसद में पेश होता है, शॉर्ट बता रहे हैं अभी, तो उसको खड़े होकर के मंत्री पढ़ते हैं, यानी उसका पूरा नहीं पढ़ते हैं, उसका एक सिनॉप्सिस पढ़ते हैं जिसको कहते हैं प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। उसमें वो उद्देश्य बतलाते हैं कि इस संविधान के या इस बिल के पास होने से क्या क्या फायदे होंगे, इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के दौरान कोई बहस नहीं होता है किसी भी मुद्दे पर, बस केवल जैसे बजट को ही लीजिए, पहली बार केवल जो है उसको बोल दिया जाता है। तो मंत्री महोदय जो भी जिनके विभाग से संबंधित होगा वो बोलते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। और उसके बाद पूरा बताएंगे कि कैसे वोटिंग होता है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं एक्सेप्ट हुआ तो सरकार गिर जाएगा, यहाँ सरकार नहीं गिराना है, यहाँ संविधान बनाना है, तो वो फर्स्ट रीडिंग होता है। उसके बाद उसकी एक एक कॉपी बिल की हर एक मेंबर को दे दिया जाता है। तो यहां भी बाबा साहब अम्बेडकर 4 नवंबर को संविधान सभा में उस बिल को, ड्राफ्ट को पहली बार पेश किए। अब चूंकि ये बड़ा था तो 4 से 9 नवंबर तक उसके मेन बातों पर जो है को बाबा साहब अम्बेडकर बताए और उसके बाद एक एक कॉपी हर एक सदस्य को दे दिया गया। उसके बाद फिर नया डेट तय होता है, उसको कहते हैं सेकेंड रीडिंग। बीच में सेलेक्ट कमेटी ये सब पढ़ाएंगे जब वहां जाएंगे संसद। अभी समझना है कि इसके 3 रीडिंग क्या थे संविधान के। तो उसके बाद जो है अब तय होगा कि आज हम लोग आर्टिकल 1 से 4 पे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। जैसे महिला आरक्षण बिल पे चर्चा करने के लिए घंटे तय होंगे, तो उसमें कोई आदमी खड़ा होकर के कहेगा, कोई महिला सांसद होंगी, कहेंगी कि 33% क्यों, हम 50% आबादी के हैं तो मेरा 50%, यानी उनका अपना व्यूज होगा, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। वैसे ही यहां भी जब आर्टिकल 1 में जो आज लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अभी इस पर बहुत बढ़िया बताएंगे जब हम लोग आएंगे आर्टिकल 1 में। तो हो सकता है कि कोई मेंबर इस पर आपत्ति संविधान सभा के जताए होंगे, द्वितीय वाचन में यह हुआ होगा कि इंडिया नाम नहीं हो, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, उनका भी विचार सुनेंगे। यहां पहुंचेंगे तब एक्चुअल बताएंगे क्या हुआ था। हो सकता है कि एक मेंबर कहे कि इसका नाम हिंदुस्तान रखा जाए, वो अपना विचार रखा है। कोई कहेगा कि नहीं, इसका नाम, अपने देश का नाम आर्यावर्त रखा जाए। तो द्वितीय वाचन के दौरान हर एक आर्टिकल के अंदर बिंदुवार चर्चा हुई। जैसे द्वितीय वाचन के अंतर्गत संसद में सेकेंड रीडिंग के अंतर्गत उस बिल पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है, तो यहां भी 395 आर्टिकल पर एक एक करके चर्चा होगी, वो होगा सेकेंड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग में चर्चा नहीं होगा। उसके बाद उस बिल को उठा करके, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, उठा नहीं कहा जाता है, बिल को उठा करके कहा जाएगा, जैसे यहां संविधान को हाथ में लेकर कहा जाएगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान का नाम है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। जैसे वहां कहा जाएगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2020 सेटल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको सेटल कौन किया?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बिल में कहा जाएगा सेटल्ड बाई लोकसभा, फर्स्ट हाउस अगर होगा तो। बी पास्ड, क्या इसको पास किया जाए और उसके बाद वोटिंग होगी। तो तीसरे रीडिंग में यहां भी यही हुआ कि पूरे संविधान पर चर्चा करने के बाद कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, सेटल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी पास्ड। तो फिर बताते हैं सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया जितने लोग वहां पर थे। तो इस तरह से हमारा संविधान पास हुआ। लेकिन 3 रीडिंग में दिमाग में सेट रखना है कि फर्स्ट रीडिंग में केवल जो है संविधान के मुख्य प्रावधानों को पढ़ा गया, दूसरे रीडिंग में एक एक बिंदु पर चर्चा हुई, और तीसरे रीडिंग में केवल इसको स्वीकार किया गया, इस पर वोटिंग हुई। यही अपने को जानना है। तो अब जरा इस कहानी को आगे बढ़ें। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। अगला पॉइंट, प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा में इस प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ, जिसे प्रथम वाचन कहा जाता है, जिसे फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। ये था आपका पहला। ये पहले शॉर्ट में सिनेप्सिस लिखा रहे हैं, उसके बाद और भी चीज पढ़ाएंगे। अभी पहले इसको देखिए, ये था पहला, इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग कब से कब हुआ, जिसमें कि संविधान के एक एक बिंदुओं पे चर्चा हुई? तो लिखिए इस चीज को, 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक 1949 तक संविधान सभा के द्वारा संविधान के प्रत्येक खंड पर विषयवार चर्चा हुई या खंडवार चर्चा हुई, जिसे संविधान का द्वितीय वाचन या सेकंड रीडिंग कहते हैं। चौदह नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने संविधान पर तृतीय वाचन किया, थर्ड रीडिंग किया। जरा देखिएगा इस पर आईएएस में सवाल कैसे बनेगा, ये इसीलिए नहीं मिटाए थे।
आपको कहेगा निम्न कथनों पर विचार करें। हम केवल इनमें से ले रहे हैं, वरना वहां तो वीएन राव जी जो शुरुआत किए थे वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहां हम इन्हीं 4 में से बना के दिखाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में संविधान के अंतिम प्रारूप को 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। ये पहला पॉइंट फैक्चुअल आ गया। दूसरा कहेगा, संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में 3 वाचन अलग अलग किए। देख लीजिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 3 वाचन अलग अलग समयों में किए। तीसरा, संविधान का द्वितीय वाचन समयावधि में, कालावधि में सबसे लंबा रहा। देख लीजिए, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीना। सेकेंड रीडिंग ये सबसे लंबा था। और उसके बाद कहेगा, ये देखिए 4 से 9 नवंबर, ये मात्र 5 दिन है और ये लगभग 11 दिन है। कहेगा कि संविधान सभा ने सबसे कम समय प्रथम रीडिंग में लिया था। और तब कहेगा उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या असत्य नहीं है। तो एक तो आपका ये प्रश्न बना। दूसरा कहेगा, निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। इधर दे देगा ए, बी, सी और डी। ए में कहेगा, संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया जाना। और उसके सामने लिख देगा 4 नवंबर 1948। कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है। अब आइए बी, यहां कहेगा संविधान का प्रथम वाचन, यहां लिख देगा 4 से 9 नवंबर 1948। उसके बाद गलत एक्चुअली इसको करेगा जान करके। फिर कहेगा संविधान का द्वितीय वाचन, ये दे देगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तब कहेगा कि संविधान का तृतीय वाचन यहीं पर कर देगा 16 नवंबर से 26 नवंबर 1949। यही जोड़ा गलत सुमेलित है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, यहां से कई प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं। जो ऑफलाइन क्लास के हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो मटेरियल ग्रुप हमने बनाया है, उसमें कल आप देखे होंगे कि हमने कुछ क्वेश्चन रखा था गुजराती में। वो एक भी प्रश्न हमारा नहीं है, वो सारे प्रश्न जीपीएससी क्लास 1-2 में जो 2019 में एग्जाम हुआ है, सबसे लेटेस्ट, जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, जो मेरिट 139 गया था, इस क्लास के बाद मिला के देखिए वो क्वेश्चन आपको कैसा लगेगा, बौना लगेगा कि क्या पूछा था। और आप इस लेवल का नहीं पढ़े थे तब तक देखिए वो प्रश्न आपको क्या लगता था। इसीलिए हमने आपको इस बार पूरा डिटेल्स पढ़ाने का फैसला लिया है कि आपके प्रश्न बाहर जाने ही नहीं चाहिए। आप जरा देखिए कि मैं आपको लगभग 14-15 प्रश्न भेजा हूं, और किससे भेजा हूं? मौर्य, संविधान का संवैधानिक विकास और संविधान का निर्माण, 3-4 चैप्टर से ही आपको 12 से 14 क्वेश्चन भेजा हूं। और आप उन सभी प्रश्नों को मिला के देख लीजिए कि आपके पढ़ाए हुए नोट से बाहर नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न में बदलाव आ रहा है, नेचर में। लड़का समझ नहीं पा रहा है, वो सोच रहा है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, 2 टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, एक यूट्यूब चैनल ज्वाइन करेंगे, मेरा काम चल जाएगा। अब
हर जगह, चाहे वो आईएएस का परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, राजस्थान में आने दीजिए, अगला परीक्षा देखिएगा, आपको बदले हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्योंकि जो पुराने पैटर्न है अब उसमें पूछेंगे क्या, वो तो एक ही प्रश्न रिपीट होने लगता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इसी फैक्ट्स में से नए तरीके से बना के वो पूछ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे लिखिए तो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, अब इस दिन संविधान सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 324 संविधान सभा का रीशफलिंग होने के बाद संख्या था, तो 284 लोग उस दिन संविधान सभा में उपस्थित थे, और अपना संविधान बहुमत से पास नहीं हुआ है, सर्वमत से पास हुआ है। सारे 284 लोग जो हैं उस पे दस्तखत किए हैं। लिख लीजिए, इस दिन संविधान सभा में कुल 284 लोग उपस्थित हुए थे। उस दिन संविधान सभा में कुल 284 लोग उपस्थित हुए थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया, अब इस दिन इस संविधान सभा में कितनी महिलाएं उपस्थित थीं? तो 15 महिलाएं संविधान सभा में चुनकर गई थीं, उनमें से 8 उस दिन उपस्थित थीं। तो लिखिए, इन उपस्थित सदस्यों में इन उपस्थित सदस्यों में 8 महिलाएं थीं। चलिए अब आगे बढ़ें। इसीलिए जब हम संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं, देखिएगा, प्रस्तावना को 5 भागों में बांटकर आपको पढ़ाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बस इतना जो है ये हमारे प्रस्तावना का एक भाग है। इतना पढ़ने से अपने को पता चलता है कि कानून बनाने की अंतिम शक्ति वी द पीपुल ऑफ इंडिया के पास। अब चूंकि हम 135 करोड़ हैं, इसीलिए हम अपने लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, और उनको 5 साल तक दे देते हैं कि आप मेरे बदले कानून बनाइए। इसीलिए हम कहते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है, कुछ भी पूछे परीक्षा में इस तरह का कानून से संबंधित, तो अंतिम कहां होगा? संसद में तय होगा। इसीलिए यहां से जोड़िए, जब आप आर्टिकल 2 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि संसद को यह अधिकार है कि संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है। क्यों नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है? क्यों? क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट पार्लियामेंट करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पार्लियामेंट के अंग है, ठीक है ना, एक ऑर्गन है, तो तीनों से गुजरेगा, उसके बाद जाकर के ये कानून बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनेगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर होता है संसद, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया को संसद रिप्रेजेंट करता है।
आपका दिमाग खोल देंगे। आप जरा आर्टिकल में तो आइए, उसके बाद देखिएगा। अभी तो अपने थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में क्या करें, हम भी वही बोलेंगे जो अभी हमारे साथ कोई पैरेलल क्लास ले रहा होगा। लेकिन एक बार जरा अपने को आने तो दीजिए आर्टिकल में, देखिएगा कि आर्टिकल आपको कैसे पढ़ाते हैं। कुछ भी नहीं सोचना है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसको है? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया को है। इसीलिए सीएए संसद में आया था। इसको सरकार नहीं बना सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का प्रस्तावना कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कानून बनाने की अंतिम शक्ति हम भारत के लोग के पास। अपना जो काम का है वो जाने। आज एक प्रियम्बल कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है, तब जाके हम खत्म कर पाते हैं। अब सुनिएगा, उसके बाद जब आप देखते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो उसके बाद हमारा देश का नेचर कैसा है, संविधान किस प्रकार की प्रकृति को बनाया है। तो कहता है हम भारत के लोग भारत को क्या प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, यानी हमारा देश सार्वभौम होगा। समाजवादी, हमारे देश में ना पूंजीवाद होगा और ना साम्यवाद होगा, समाजवाद होगा। हम जो है सोशलिस्ट होंगे। धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश सेकुलर होगा। लोकतंत्रात्मक, हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी। और गणराज्य बनाने के लिए हमारा देश रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का आज एक लाइन में मतलब जानिएगा कि जिस देश का एक्सिक्यूटिव हेड यानी प्रेसिडेंट इंडिया का इलेक्टेड बाय सिटीजन, जनता के द्वारा चुने जाएं, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वह देश रिपब्लिक कहलाता है। अमेरिका में ट्रंप का चुनाव हुआ, वही उनके कार्यपालिका का अध्यक्ष है, इसलिए अमेरिका रिपब्लिक है। लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि उसके कार्यपालिका का प्रधान जो है वहां महारानी है, जो कि वंशानुगत होती है, वारसागत। आपको पढ़ाएंगे प्रियम्बल। आज अपने काम का है कि ऐसे पढ़ते हुए जब आप अपने आमुख को हम लोग नीचे आते हैं तो वहां क्या लिखा होता है, अंतिम लाइन याद करिएगा। एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ब्रैकेट में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी 2006 विक्रम संवत को इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, आत्मा में अर्पित करते हैं, अध्यर्पित करते हैं। जिस अधिकार के साथ जनता ने संविधान सभा बनाया, उस अधिकार के साथ जनता को वापस करते हैं। यानी इसीलिए प्रियम्बल में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख। इसलिए अगर प्रश्न आए कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लागू होने का तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949, लिखिए इस बात को। संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने का दिन 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया था। अब हम लोग जो भी कुछ बच गया इस रास्ते में उसको समेटते हैं। अन्य तथ्य लिखिएगा। अब इस संविधान का निर्माण हो गया, इस निर्माण में जो कुछ भी अब बच गया, अदर फैक्ट्स, उसको देखेंगे। तो अन्य तथ्य लिख करके आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स है जो आपको याद करना है। पहला लाइन लिखिए। 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने
एक प्रस्ताव पारित कर, संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया तय की, निर्वाचन की प्रक्रिया तय की। अब फ्लैशबैक में ले चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? याद करिए, 9 दिसंबर 1946 को, मतलब पिछला क्लास याद करिए। उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में संविधान सभा ने चुना था, और हम आपको कहे थे कि 11 नवंबर को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। अब आज ये बीच का चीज, आज लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा या विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, उसके लिए कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नियम बना हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि भाई लोकसभा के बहुमत जिनको चुनेंगे वो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे। शर्त एक ही है कि उनको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ये तो पहली बार संविधान सभा आया है, तो वो परमानेंट अध्यक्ष कैसे चुने, उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो संविधान सभा को ही खुद देखना पड़ेगा। इसलिए संविधान सभा 10 तारीख को पहले उनकी प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद की कैसी होगी, किस प्रकार से वो निर्वाचित होंगे, वो प्रक्रिया पर डिस्कशन करके उसको निर्धारित किए, और उसके बाद 11 तारीख को उस प्रक्रिया के हिसाब से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये हुआ 10 दिसंबर को। अगला लिखिए, 10 दिसंबर को अगला काम क्या हुआ? देखिए, 10 दिसंबर 1946 को प्रक्रिया नियम समिति, याद करिए कमिटी का नाम लिखाए थे, प्रक्रिया नियम समिति, उसका अंग्रेजी है, अंग्रेजी में लिखाए थे कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर। कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, माने एक ऐसी कमिटी हो जो कैसे कोई चीज का नियम बनाया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके लिए कमिटी बनाया जाए। इस कमिटी को 10 दिसंबर 1946 को बनाए जाने की घोषणा की गई। तो लिखिए, 10 दिसंबर 1946 को प्रक्रिया नियम समिति, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। अब इस कमिटी में टोटल 15 मेंबर थे। कहीं न कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए इतना डीप जा रहे हैं। 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो है, आप याद करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऐसा नहीं याद करना है। दरअसल इसमें निर्धारित किया गया था कि इसके अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। 10 तारीख को कैसे लिख दीजिएगा कि राजेंद्र बाबू होंगे, 11 तारीख को अगर वो नहीं चुने जाते अस्थायी अध्यक्ष तो इसलिए लिखा गया 10 तारीख को कि भाई इसमें 15 सदस्य होंगे और इसका अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष होगा। इसलिए जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ, तो वो कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर का अपने आप अध्यक्ष हो गए। लिखिए इस चीज, प्रक्रिया नियम समिति में, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में 15 सदस्य थे। 15 सदस्य थे तथा संविधान सभा के
अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब आइए, राजेंद्र बाबू का चुनाव तो 11 दिसंबर 1946 को हो गया, लेकिन एच.सी. मुखर्जी साहब जो उपाध्यक्ष बने उनका चुनाव कब हुआ था? तो लिखिए 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उपाध्यक्ष का चुनाव किया। 2 बने थे इसलिए उपाध्यक्ष का चुनाव किया। उपाध्यक्ष का चुनाव किया। अब सुनिएगा इसमें क्या प्रक्रिया हुआ होगा। वही प्रक्रिया अभी अपने लोकसभा अध्यक्ष के समय है कि अध्यक्ष के चुनाव का तारीख राष्ट्रपति तय करता है और उपाध्यक्ष के चुनाव का तारीख अध्यक्ष तय करता है। यही हुआ। 11 तारीख को जब अध्यक्ष बन गए राजेंद्र बाबू, तो उसके बाद जो है समय लग गया। 11 दिसंबर से 24 जनवरी तारीख तय किया गया, फिर उनका चुनाव हुआ, तब जाकर के वो उपाध्यक्ष। अब सुनिएगा 24 जनवरी 1950 को, जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण रूप से अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान की 3 प्रतियां रखी गई थी। पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। 3 कॉपी रखा गया। पहली कॉपी हैंड रिटेन इंग्लिश में थी। दूसरी कॉपी इंग्लिश में छपी हुई थी, प्रेस से छप कर आया। और एक हस्तलिखित कॉपी हिंदी में आई थी, हिंदी वाली छपी नहीं थी। यह है 24 जनवरी 1950 को कि अपना संविधान दोनों मीडियम में आ गया था, लेकिन यह छपा हुआ था और यह हस्तलिखित था। लिखिए इस चीज को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान की 3 प्रतियां रखी। संविधान की 3 प्रतियां रखी। पहला हैंड रिटन इंग्लिश, एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी, दूसरा इंग्लिश में छपी हुई, और तीसरा हस्तलिखित हिंदी में। उसके बाद संविधान सभा के ये सब न, जब आप स्टेट लेवल में जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा। संविधान सभा के जो जो सदस्य दस्तखत किए, इन 3 प्रतियों पर किए, 3 प्रतियों पर किया गया। ये ध्यान रखिएगा, लिखिए इस चीज को। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इन 3 कॉपी पर हस्ताक्षर किए। और अब एक जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो लाइन लिखें कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। लिखिए संविधान के निर्माण में 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन का समय लगा। अब जरा यहां पर थोड़ा रुक कर चर्चा करेंगे और साथ में इस चर्चा के बाद आपको अनुभव कराएंगे कि हर चीज लिख कर देना संभव नहीं है। आज कई बच्चे यही सोचते हैं कि सर ये जो पढ़ाएंगे यही हमको मिलेगा क्या? भाई सब कुछ अगर ले लोगे लिखा हुआ तो इस टीचर के पास पढ़ाने को क्या बचेगा, ये बताइए। इसीलिए कुछ क्लास में हमेशा कितना भी हम ये नोट्स लिख लिए 800 पन्ना, लेकिन कुछ इससे भी नया आएगा, वो मेरा क्रिएशन होगा अपना। उस पर किसी का विशेषाधिकार नहीं होता है, उस पे हर शिक्षक का विशेषाधिकार होता है। और इसीलिए मैं बार बार जो है इसी बात को दोहराता हूं कि जिस दिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड कोई नहीं देखा है, हमें भी आना पड़ सकता है, मार्केट को देखकर अगर आना पड़ा तो मैं भी जिस दिन इस पे आ जाऊंगा मेरी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाएगी। फिर वो टाइप होगा, टाइप होके उसके बगल में फोटो लगेगा और वही फोटो के आधार पर हमको बोलना है। ये नेपाल बना हुआ होगा तो उसको ऐसे खाली हमको लाल करना है और कुछ नहीं करना है, क्रिएटिविटी समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए आप नहीं देखते आजकल कई गायक को कि वो जब गाता है तो वहां जब सारे वॉइस को जो है फिल्टर कर देता है तो लगता है वाह क्या गा रहा है, जब उसको माइक थमा दीजिए ओरिजिनल में लगता है कि क्या गा रहा है, ये अंतर आ जाता है। तो उसी तरह यहां पर जो आपको समझाने जा रहे हैं ऐसा हर चैप्टर में आएगा और ये लिख कर देना संभव नहीं है। जब आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का एग्जाम देने जाएंगे और अभी मध्य प्रदेश का मार्क्स बाहर बता दिया गया है तो बहुत लोग खुश भी हैं जिनका नंबर ऊपर है। तो अभी मध्य प्रदेश में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का बाढ़ आ गया है कि हम 2-3 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर तैयार कर रहे हैं, आके हमसे जुड़ो। जरा सोचिएगा एक बार अपने आप को कि जब आपके पास अपने से लिखने को कुछ नहीं है, आपको सरकार डिवाइस भी बना देगा। यही चीज मैं बार बार समझाना चाहता हूं कि जुड़ने से नहीं होगा, आपको खुद लिखना है। तो चलिए एक हम इस पे बताते हैं। जब आपको कहेगा कि भारतीय संविधान सभा को संविधान के निर्माण में एक लंबा समय क्यों लगा, तो पॉइंट वाइज देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला क्या कहेंगे, संविधान सभा में का जब गठन हो गया तो देशी रियासत कई थे जो इसमें शामिल होने का मना ही किए थे, उनको शामिल करने में समय लगा। पॉइंट लिखाए थे, याद करिए। मुस्लिम लीग शुरू में इसमें हिचकिचाहट प्रारंभ में माना लेकिन बाद में नहीं मान रहा था, उसको शामिल कराने में हमें समय लगा और हम गिनती वहीं से कर रहे हैं। उसके बाद कई कमिटियां बनी, इन कमिटियों के फॉर्मेशन में जो प्रक्रिया अपनाया गया उसमें भी समय लगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इतने में माउंटबेटन योजना आकर के भारत का विभाजन हो गया। एक एक पॉइंट बता रहे हैं कैसे लिखिएगा। तो भारत में विभाजन होने के बाद हमें संविधान सभा का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा। उसको फिर से जो है जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए तो संविधान सभा के वो सदस्य वहां चले गए। उसके बाद कहेंगे कि हमने ड्राफ्ट बनाने में जो समय लिया वह एक अनोखा प्रक्रिया था कि पहले वीएन राव जी क्वेश्चनायर दिए, यहां तक कोई नहीं लिख पाएगा। हम तो आपको 3 मार्क नहीं बता रहे हैं, ग्रुप बी का आंसर लिखा दे रहे हैं एक खाली इस पे। तो क्वेश्चनायर दिया गया, उनसे जवाब लिया गया, उसमें समय लगा। 60 देशों के संविधान पर अध्ययन किया गया, उसमें समय लिया गया। संविधान के प्रकाशित होने के बाद उसको जनता के अवलोकन के लिए दिया गया, उसमें समय लगा। उसके बाद अगला पॉइंट, संविधान के पारित करने में भी हमने 3 वाचन किए, इसलिए भी जो है हमको समय लगा। और अब जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा, याद करिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या था,
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में था कि भारतीय संविधान सभा जब तक नया संविधान नहीं बना लेती है तब तक 1935 के एक्ट के अनुसार शासन करेगी। दूसरा पॉइंट उसमें क्या था कि संविधान सभा अपनी मर्जी से उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है या नया कानून बना सकती है। और उसके साथ साथ हमको दे दिया एक मंत्रिमंडल। शुरू में माउंटबेटन ही रहा, बाद में चक्रवर्ती राजगोपालचारी बन गए और उनके साथ हमको मिल गया एक मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए, संविधान सभा क्या केवल संविधान सभा रहा? नहीं। आजादी के बाद जब संविधान सभा को आप ये अधिकार दे दिए कि वह अपनी इच्छा से कोई नया कानून बना सकती है, तो इसका मतलब संविधान सभा दो काम करने के लिए, या कोई नया कानून बना सकती है या 1935 के एक्ट में कोई सुधारा कर सकती है। यानी हमारी संविधान सभा दो रूपों में हो गई। एक, जिस दिन वो संविधान बनाने के लिए आएगा, यानी संविधान के आर्टिकल पर चर्चा करेगा, उस दिन वो कहलाएगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन जिस दिन वो कानून बनाने के लिए आएगा, उस दिन वह एक तरह का संसद ही हो जाएगा। उस समय मान लेना है कि वह एक लोकसभा ही होगा। तो उस दिन कार्रवाई अब प्रश्नकाल, शून्यकाल इसी के तरह होगी। जिस दिन संविधान बनाने आया उस दिन वो संविधान सभा है। लेकिन अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई देश में, उस दिन एग्रीकल्चर पर कोई कानून बनाना हो, कृषि के विकास के लिए कोई कानून बनाना हो, और आपको तो हम हाथ झटक ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके 4 विषय के मेंटर हम हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो वैज्ञानिक प्रस्ताव जो लेकर के नेहरू जी आए थे वो 1948 का था। विज्ञान संकल्प प्रस्ताव कहां लेकर के आए थे? संविधान सभा में। संविधान सभा का काम होगा विज्ञान संकल्प प्रस्ताव पास करना। उस दिन वो संविधान सभा संसद के रूप में बैठी थी। अब जरा बताइएगा, तो संविधान सभा के द्वारा तय किया गया कि हफ्ते में ये दिन हम संसद के रूप में बैठेंगे और इस दिन हम जो है संविधान सभा के रूप में बैठेंगे। जैसे हम भी तय करते हैं कि इतना दिन पहले हिस्ट्री का एक टॉपिक खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये आपका करंट पढ़ाएंगे। ऐप पे जाने के बाद नहीं होगा, अभी पढ़ाने दीजिए थोड़ा, आज बताएंगे आप लोग को। वहां पर डे 2 लेक्चर होगा, तो यहाँ वापस लौटिए। आप जरा बताइए, जिस दिन संविधान सभा संविधान के रूप में बैठी उस दिन तो अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस दिन नेहरू जी इस संविधान सभा में लेकर के आए थे विज्ञान संकल्प प्रस्ताव, उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी यहां किसी मंत्री के रूप में बैठे होंगे, क्योंकि उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। तो मंत्री यहां बैठता है, ना कि मंत्री यहां बैठता है। ये तो लोकसभा के अध्यक्ष के बैठने का जगह है। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछे क्यों, क्योंकि इस बिल के पहले अगर यहाँ किसी संविधान सभा के सदस्य को राजेंद्र प्रसाद जी से प्रश्न पूछना हो कि जरा बताइए कृषि के विकास के लिए आपके पास क्या क्या प्लानिंग है, तो यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अध्यक्ष से आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है मंत्री से। अब जरा बताइए, तो अगर आपको आईएएस के परीक्षा में या उत्तर प्रदेश के परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दे कि जिस दिन संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठती थी, अब इसके लिए वो संसद तो नहीं कहेगा, क्या कहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में बैठती थी, उस दिन उसके अध्यक्ष कौन होते थे? क्योंकि उस दिन राजेंद्र बाबू यहां बैठेंगे। तो आपके मन में एससी मुखर्जी जी आ जाएंगे, हट से नहीं होगा।
तोमर सर के क्लास में रहते हुए अगर क्लास में हैं तो क्या जो उनके एकेडमी में सेकंड नंबर का टीचर होगा वो आ सकता है वहां मेन कुर्सी पर बैठने के लिए? नहीं आ सकता है। अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष यहां बैठे और अध्यक्ष यहां बैठे, ये हो ही नहीं सकता है। अध्यक्ष को उस दिन बाहर करना होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पद संभालता है। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कट। मुखर्जी जी राजेंद्र बाबू के यहां होते हुए हो ही नहीं सकते हैं। उस दिन अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर ही होते थे। इसीलिए कहते हैं कि हमारा संविधान के साथ साथ क्या हुआ, इनको लोकसभा अध्यक्ष बनने का ट्रेनिंग भी मिल गया। एक तरह से देखिए, इन कारणों से भी हमें संविधान बनाने में विलंब हुआ, क्योंकि हफ्ता में अगर 3 दिन इसके लिए बैठेंगे और 3 दिन इसके लिए, तो ये 3 दिन का काउंटिंग भी यही हो रहा है। क्लियर हो गया? इतने सारे पॉइंट्स। अब ये लाइन लिख लीजिए। संविधान सभा आजादी के पश्चात 2 रूपों में बैठती थी। 2 रूपों में बैठती थी। एक संविधान सभा और दूसरा विधायिका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव हाउस। फिर लिखिए, जिस दिन संविधान सभा के रूप में बैठती थी, उस दिन उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। फिर लिखिए, जिस दिन संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठती थी, उस दिन अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे। तो आज आपके मेंस का भी एक प्रश्न हम क्लियर कर दिए कि संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन क्यों लगे। अभी और भी कई कारण हैं। संविधान सभा कानून ही नहीं बनाया, राष्ट्रमंडल में हम शामिल होंगे कि नहीं, अगर आधा घंटा ही चर्चा किया होगा तो वो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे 2 साल 11 महीना 18 दिन में। ऐसे कई काम जो है और भी किए हैं संविधान सभा, इन कारणों से भी जो है हमको इस पर समय लग गया। चलिए अब आगे बढ़ें। ये हो गया एक कंसेप्ट, ये नए नोट्स में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जरा आगे लिखिए, संविधान सभा ने टोटल कितना सेशन चला संविधान के बनने में? संविधान सभा ने 12 अधिवेशन किए, टोटल 12 सेशन चला, जिनमें ये 12 सेशन कितने दिन का था? जिनमें 167 दिन लगे। ये लिखिएगा अगला पॉइंट कि रोज 2 साल 11 महीना 18 दिन नहीं बैठे हैं। संविधान सभा टोटल 167 डेज ही जो है संविधान पर चर्चा किया है। तो उसके अलावा जो समय लगा वो या तो हॉलीडे होता था या तो वो लेजिस्लेटिव की तरह बैठता था, लेकिन हम 2 साल 11 महीना गिन रहे हैं। लिखिए, जिसमें 167 दिन लगे। अब संविधान सभा को एक मोहर तो चाहिए, अंतिम जब लगाया होगा तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक जो अपना है वो तो हम 1950 में अपनाएंगे। 48 से लेकर के 50 के बीच में संविधान सभा का मोहर क्या था? तो वो जो है
हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में अपनाए थे। लिखिए इस चीज को, संविधान सभा के द्वारा हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। अब संविधान सभा के सेक्रेटरी कौन बने थे, सचिव? तो लिखिए तो एच वी आयंगर, नाम बहुत बड़ा है, नहीं पूछेगा परीक्षा में, नहीं तो है हरक वेंकट नरसिम्हन आयंगर, छोड़ दीजिए। एच वी आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम संविधान को बैठकर लिखना नहीं था, संविधान में क्या होना चाहिए उस पर विचार करना था। तो लिखने वाला कौन था और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, उसको ड्राफ्ट करने वाला कौन था? तो लिखिए इस बात को, एलन मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्ट्समैन बनाया गया था। और ये हमारे संविधान के लिखने वाले थे मेन आदमी, कैलीग्राफर जिसको कहते हैं, बैठ के लिखे हैं, ये ड्राफ्ट ये तैयार किए और ड्राफ्टिंग कमेटी कंटेंट तैयार किया कि ये कंटेंट होना चाहिए। तो राइटर जो हुए संविधान सभा के वो थे प्रेम बिहारी नारायण राजा यदा। तो लिखिए तो भारतीय संविधान के मेन कैलीग्राफर, प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। अब जो ओरिजिनल संस्करण है उसमें सजावट के लिए चारों तरफ फूल पत्ती ये सब लगे, संविधान का जो ओरिजिनल था उसके लिए शांति निकेतन के कलाकार को शामिल किया गया था। तो उस कलाकार में मंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो उसके सौंदर्यीकरण का काम किए। लिखने का काम पढ़ लिए, अब उसके सौंदर्यीकरण का। तो लिखिए, मूल संस्करण का सजावट या सौंदर्यीकरण के लिए शांति निकेतन के कलाकार को चुना गया था, जिनमें मंदलाल घोष, बिऊहर राम मनोहर सिन्हा, बिऊहर राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। अब अपना जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसको लिखा कौन और उसको सजाया कौन? तो लिखिए, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। यही अच्छा कैलीग्राफर थे, रायजादा ने लिखा, तथा बिऊहर राम मनोहर सिन्हा ने इसको अलंकृत किया। अब जरा सुनिएगा,
तो ये तो अंग्रेजी में न लिखे थे, हिंदी वाला कौन लिखा था? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि 3 कॉपी आई थी, एक हैंड रिटन इंग्लिश, उसके ये थे आज प्रस्तावना में लिखने वाले, और जो हैंड रिटन हिंदी आया उसको कौन लिखे थे? तो लिखिए, तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य थे। बसंत कृष्ण वैद्य थे तथा नंदलाल बोस ने इसका अलंकरण किया। अलंकरण किया। तो ये नाम याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी। अब आगे बढ़ने के पहले यही आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ऐप नहीं बना था, आप लोगों को पढ़ाना था। अगर हम इतने दिन आपके साथ संवाद नहीं कर पाते, अपने ऑफलाइन के लड़कों से हम अभी बात कर रहे हैं, फिर सब्सक्राइबर से भी बात करेंगे, मेरे सब विद्यार्थी ही हैं, तो आप बिखर जाते। इसीलिए हम जब आपको पढ़ाने के लिए आए YouTube पर, तो हम कोई भेदभाव नहीं किए। नहीं तो आजकल तो ऐसा ऐप और YouTube पे मैंने निकला है कि उस पे कविता पाठ होता है और कौन बनेगा करोड़पति खेलता है। वो लड़का भी महान है और वो पढ़ाने वाला भी महान है। तो इंटरटेन करना है ताकि उसको अपने साथ जोड़ो। ये सब काम कोचिंग क्लास का नहीं है। आज इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोचिंग क्लास अपने उद्देश्यों से भटक गया है। तो मैं कोई आपके साथ अंतर नहीं किया। मैं इसीलिए आया था इस मंच पे, YouTube पे, कि ये बच्चों को पता चले कि पढ़ाई गंभीर चीज है, उस पे क्विज कराने का चीज नहीं है, और उस पे कवि बुला करके कवि सम्मेलन कराने का चीज नहीं है। और लोग उसी को पसंद करते हैं, दिक्कत ये है। तो हमने आपका पढ़ाई जो है बाधित नहीं होने दिया। हम चाहते तो मनोरंजक बना करके आपको YouTube पे घुमाते रहते 1.5 महीना, और उसके बाद कहते कि अब हम जो है ये लॉन्च कर रहे हैं। मेरे 2 उद्देश्य थे। एक तो जो लड़का मेरा सब्सक्राइबर, अगर वह गुणवत्ता को समझेगा तो हमसे जरूर जुड़ेगा, और अपना ऑफलाइन विद्यार्थी तो अपना है ही। और दूसरा उद्देश्य था कि जो नहीं भी जुड़ेगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो टाइम पास कर रहा है दूसरे जगह, उससे परीक्षा नहीं निकलेगा। तो अब सुनिएगा, ऑफलाइन छात्र के विद्यार्थियों को सुबह से अलग अलग ब्रांचेस के हेड के द्वारा फोन गया था। जिनको नहीं गया है अब समझ लेना है कि वो ऐप में नहीं जुड़ पाएंगे। अलग अलग फोन गया था, उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया गया, और वो नंबर इसलिए वेरीफाई करना पड़ा कि उसी मोबाइल नंबर से आप साइन इन कर पाइएगा। और साइन इन जो है, अभी तक ऐप का नाम नहीं बताए हैं, ऐप का नाम शुक्र को बताएंगे। तो उसी मोबाइल नंबर से आप जा पाएंगे और वहीं पर आपकी पढ़ाई। इतना सिक्योरिटी का हम ख्याल रखे हैं। कोई OTP नहीं जनरेट होना है। आपको अपना मोबाइल नंबर अंदर डालेंगे, आप अंदर साइन इन हो जाएंगे, आप जो है क्लास में इन कर जाएंगे। तो अपने क्लास के लड़कों को, ऑफलाइन के लड़कों को जितना हमको अपने तरफ से समझा सकते थे कि बाबू क्लास के बाद बात करो, क्लास के बाद बात करो, कर लिए। लेकिन जितने लोग समझ पाए उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई। ये 10 दिन लंबा समय इसीलिए लिए थे, और अभी भी ले रहे हैं 7 दिन, कि अभी भी जो नहीं समझ पा रहे हैं वो पर्सनली बात करिएगा 6355391928 पर, या 9428804128 से। सबके मार्क्स का, सबके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन हुआ। अहमदाबाद के कुछ मेरे विकास बैच के लड़के थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया है, हो सकता है वो कहीं व्यस्त होंगे।
तो कृपया अपने मोबाइल में अगर मिस कॉल हो विश्वास के आपके ब्रांच के फोन से तो कॉल बैक करके कंफर्म हो लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी गलती होगी, आप छूटेंगे। मैं 10 दिन से रोज बोल रहा हूं, पुराने लड़कों को भी हमने कहा, हर ग्रुप में हमने रखा, जितना मेरे से हो सकता था हम आपके साथ संवाद किए। अब मैं कल से जो कुछ भी इस पर लिखूंगा वो पूरी तरह से सब्सक्राइबर और व्यूअर के लिए होगा। अब कल से जो है हमारा वो कार्यक्रम शुरू होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का फीस क्या होगा। जो बाहर के बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं मेरा, तो क्या कॉम्बो पैक में कोई लाभ मिलेगा? आप अगर 4 विषय लेते हैं मेरा या किसी मेरे दूसरे टीचर का, तो आपको कॉम्बो पैक में लाभ मिलेगा। और किस किस विषय का क्या जो है फी होगा, वो टोटल हम अपने सब्सक्राइबर से अब कल से बात करेंगे। और ऐप का नाम फ्राइडे को बता देंगे। गूगल प्ले से आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो मोबाइल नंबर आपसे कंफर्म हुआ है, जो मैं भेजा हूं ऐप बनाने वाले को, वो उसके अंदर स्टोर है अभी। और आगे जो हमसे कर पाइएगा उनका भेजेंगे अगर, तो वो स्टोर होगा और उसी के थ्रू आप क्लास के अंदर आ पाएंगे। ये था एक इंफॉर्मेशन। एक कोई गांधीनगर से सुनील करके लड़का है, वो बार बार हम फोन करते हैं नहीं उठा रहा है। अगर उनको लगे, उनका नंबर ही नहीं है मेरे पास, व्हाट्सएप पे एक बार केवल वो मेरे से बात किए हैं, तो उनको क्लास मिलता, लेकिन वो हमसे बात ही नहीं हो पा रही है। अगर ऐसे हो तो क्लास के बाद बात कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ने के पहले सुनिएगा, तो ये था ऐप का गप। अब समझ में आया कि तोमर सर पहले मैनेजमेंट करना चाहते हैं, खास करके अपना विषय का तो फुल मैनेजमेंट उनके पास रहता है। 10 दिन से हम आपके पीछे थे, रोज कहते थे बात करिए बात करिए। मेरे कितने सब्सक्राइबर हमको मैसेज किए होंगे कि सर ऐप का नाम बताइए, ऐप का फीस बताइए। हम पहले ऑफलाइन के लड़के का मैनेजमेंट कर लेना चाहते थे, उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम उनको करेंगे। तो कल से अब एकदम बढ़िया बढ़िया ऐड बना हुआ लाल पीला हरा में सब्सक्राइबर जी के मोबाइल पे जाना शुरू हो जाएगा कि ये कॉम्बो पैक है, ये सिंगल पैक है, ये सब आपको कल से बताएंगे। और कल से आपको मोबाइल पे भी बता देंगे, यहाँ भी क्लास में भी बता देंगे। और क्लास के जितने लड़के मेरे से जुड़ सकते थे मैक्सिमम मैंने जोड़ने का प्रयास किया। हर एक लड़के को मैं खोजा, लेकिन जो मेरे पास आ पाए तो ठीक, नहीं तो आप जानते हैं तोमर सर कभी खोजने नहीं जाते हैं, उनको भगवान से लड़का अपने आप मिल जाता है। अब जो है आगे सुनिएगा। वेबिनार जो रखे हैं संडे को, वह सभी के लिए है, जीपीएससी का है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, और वो फ्री है। अपने क्लास का कोई भी लड़का यदि जुड़ना चाहता है तो उसको कोई मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री है। वो मैं आपको लिंक अपने आप मटेरियल ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। गुजरात के जो बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं, उनको अगर वो वेबिनार जो है करना है, और आपका एकदम ब्रेन घुमा देगा जो मैं तैयार किया हूं, एकदम इतना माइन्यूट तैयार किया हूं, एक एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है मैं देख करके गिन करके फिर उसके बाद में खड़ा हो रहा हूं। अपने से सारे प्रश्नों को हमने देखा है। तो जिनको भी जुड़ना है वो क्लास के बाद उस वेबिनार में सिर्फ इस नंबर पे, उस नंबर पे नहीं करिएगा, सिर्फ इस नंबर पे 9428804128 पर मैसेज करिएगा। उनका नाम नंबर हम नोट कर लेंगे और उनको हम फ्राइडे शाम को उसका लिंक भेज देंगे। तो जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, और जो गुजरात के बाहर के मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं, अगर उनको भी ये जानने की इच्छा हो कि जरा जाने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा क्या सिलेबस है कि सर रोज बोलते हैं कि सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आज गुजरात का सबसे अच्छा सिलेबस है और सबसे भारी सिलेबस है, तो क्या है उसमें जरा देखें। अगर आप भी जानना चाहते हो तो वेबिनार में आप भी शामिल हो सकते हैं। और अंतिम घोषणा फिर पढ़ाते हैं।
ठीक संडे के बाद 2 दिन के अंदर हम आईएएस का स्पेशल वेबिनार करने जा रहे हैं, उसी प्रकार का। उसके लिए अभी कोई मैसेज नहीं करिएगा, जब हम रखेंगे पोस्ट तब करिएगा, वरना अभी करिएगा तो हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे आपका। तो आईएएस का रखने जा रहे हैं, और नेक्स्ट संडे जो है वो हमारा धोरण 12 कक्षा 12 के बाद कॉलेज के साथ साथ वालों का सेमिनार रखे हैं, वेबिनार रखे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ें और हम लोग पढ़ें। अब बहुत बताना था जो बता दिए। अभी भी जो बच्चे ऑफलाइन के जिनको फोन नहीं आया है और ऐप से जुड़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पे 9428804128 पर या 6355391928 पर जो मेरे ऑफलाइन छात्र हैं वो संपर्क कर लीजिएगा। और एक एक बच्चे से जहां तक मेरे पास जो जो संपर्क किए थे, मैं आज दोबारा कॉल बैक किया हूं कि यही मोबाइल नंबर रखना है ना, तो ये कॉल जिनको भी नहीं गया है वो दोबारा जो है संपर्क कर लीजिएगा, समय है आपके पास। और कल से केवल और केवल मेरे सब्सक्राइबर के साथ गप होगी इस संदर्भ में, ऐप के संदर्भ में, और कल आपको सब कुछ बता देंगे सब्सक्राइबर और व्यूअर को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहां से आगे बढ़े, नंदलाल बोस जी तक हम लोग देख लिए कि हिंदी संस्करण को अलंकृत किए थे। अब लिखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना। फिर लिखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है, कायदा दिवस मनाया जाता है। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा, ये डिटेल्स क्यों जा रहे हैं, तो मेरे जीपीएससी के विद्यार्थी मटेरियल ग्रुप में क्वेश्चन डाले हैं 2019 में, देख लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पर ही 4 जो है ये स्टेटमेंट के द्वारा सवाल पूछा है। तो नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, उस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। तो लिखिए नेहरू जी द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। अब देखिए, हमसे जब भी कोई लड़का कहता है कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं कहता हूं उनको हमेशा कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल संविधान का बेयर एक्ट पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और वेबिनार में ऑथेंटिक किताब बताएंगे, लेकिन आप जो है इसी किताब को पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जरा देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 394 का क्या महत्व है, देखिए। अभी लिखाना है इसीलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। 394 का हेडिंग है प्रारंभ, कमेंसमेंट। यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 394 स्वयं और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393
तुरंत प्रवृत्त होंगे। दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 shall come into force at once। यानी 26 नवंबर से ही ये आर्टिकल लागू हो गया और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे और इस दिन और होंगे जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। देखिए क्या लिखता है, 26th day of January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of the constitutions। कितना दिन से ये वाला लाइन खोज रहे थे, जरा सोच के देखिएगा कि संविधान लागू कब हुआ। अगर यही प्रश्न पूछ देना परीक्षा में कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, विद्यार्थी तो छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे संविधान पढ़ाने वाले टीचर पानी नहीं मांग पाएंगे कि ये कहां लिखा हुआ है, क्योंकि वो यहां तक पहुंचते ही नहीं है। आपके सर इसका कोना कोना पढ़े हुए हैं, संविधान में तो कोई हिला ही नहीं सकता है। तो ये जो है इस लाइन को आज लिखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल 394 वही बताता है कि इस संविधान के कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और बाकी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे और संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को ही माना जाए, ये लिखा था। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि संविधान लागू हुआ था और ए बी दोनों ऑप्शन यही दे दे, 26 नवंबर 1949 और बी दे दे 26 जनवरी 1950, तब 50 में टिक लगाना है, क्योंकि 394 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान का प्रारंभ माना जाए, तब नहीं लगाना है 26 जनवरी 1949 को। इस तरीके से संविधान को पढ़ना है कि जब प्रश्न आए तो कृष्ण भगवान की तरह मुस्कुराइए कि ये तो मेरे द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है, पॉलिटी में खास करके। तो आप मुस्कुराइए, रजनीश तोमर सर के पॉलिटी के क्लास में हैं, बस यही ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे लिखिए इस बात को, लिखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 के अंतर्गत उसके लागू किए जाने का प्रावधान है। कमेंसमेंट जो लिखा गया, उसके कमेंसमेंट का प्रावधान है। तो ये आपका संविधान के निर्माण से संबंधित चीज हुआ। अब आपने पढ़ा कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो आज इसका एक चार्ट बना करके आपको बता देते हैं कि किस अधिवेशन में हम लोग क्या क्या किए। तो जरा टेबल बनाइए, इधर लिखिएगा अधिवेशन, सेशन अंग्रेजी में, और इधर लिखिएगा कार्य, उस सेशन में क्या काम हुआ और उस अधिवेशन की अवधि कितनी थी, कब से कब तक। तो अधिवेशन में लिखिए प्रथम, कार्य क्या हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव। प्रथम सेशन में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये कब से कब तक प्रथम सेशन चला था, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, इसमें ये पास किया गया था। दूसरा अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, इसमें वो जो 22 कमिटियां बनी थी
उसका इलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ, समितियों का निर्वाचन। ये था 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा, समिति जो बनाया गया उसके रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किए गए। समितियों के प्रतिवेदन, समितियों के प्रतिवेदन 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा अधिवेशन, ये इसीलिए लिखा रहे हैं कि ये चौथा बार बार पूछता है, तो एक चार्ट ध्यान रखिएगा, ये वही कई बार पूछा है। चौथा में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिला था, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिला था। 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा, प्रभुत्व शक्ति का दायित्व ग्रहण, प्रभुत्व शक्ति का दायित्व ग्रहण 14 से 30 अगस्त 1947। हमको मालूम है कि कम से कम मेरा ऑफलाइन विद्यार्थी ये नहीं समझा, क्योंकि वो बेचारा गुजराती मीडियम में पढ़ता है, ये हिंदी क्लिष्ट हो गया। अभी न बोले हैं कि आजादी के बाद संविधान सभा 2 काम को करती थी, सॉवरेन पावर को ग्रहण किया 14 अगस्त से 30 के बीच। अब संविधान सभा अपनी मर्जी से जो है कोई कानून बनाएगी, और कोई कानून जो है तो उसके लिए वो भी इस बिल को पास करके इस अधिवेशन में कहा कि अब हम सॉवरेन पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करते हैं। 14 से 30 अगस्त के बीच ये सेशन चला था। छठा अधिवेशन, देखिए, प्रारूप समिति का प्रारूप संविधान, ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 27 जनवरी 1948। अब 7वां सेशन में क्या हो सकता है? तो 7वां सेशन में फर्स्ट रीडिंग हो सकता है, और क्या होगा? प्रथम वाचन होगा। तो लिखिए 7वां अधिवेशन, प्रथम वाचन 4 जनवरी, इसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। ध्यान रखिएगा, ये मेन काम हुआ, इसके अलावा और भी काम हुआ होगा, मेन काम लिखा रहे हैं। अब लिखिए 8वां अधिवेशन, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। देखिए जरा, आपको अगर प्रश्न ये पूछ दे कि संविधान सभा ने संविधान का जो प्रथम वाचन 4 नवंबर से प्रारंभ किया था, या 4 से 9 नवंबर के बीच किया था, वह उसका कौन सा अधिवेशन था? तो 5वां, 6ठा, 7वां। और अगर 2 स्टेटमेंट बना के देना चाहे तो आपको कहेगा कि संविधान सभा ने अपने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 8वां अधिवेशन में यह निर्णय लिया। और उसके बाद कह देगा कि प्रथम वाचन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के पहले हुई थी। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा 7वां अधिवेशन, तो ये 2 स्टेटमेंट को आप नहीं जोड़ पाएंगे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता 16 मई से
16 जून 1949। अब जरा देखें 9वां अधिवेशन में क्या हुआ था। 9वां, राजा महाराजा को जो अधिकार दिया गया था, प्रिवी काउंसिल उसको कहते थे, तो प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार जो उसका जुरिस्डिक्शन था उसको समाप्त कर दिया। कहा कि अब राजा रजवाड़े का कोई भी ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। दूसरा काम इसमें क्या हुआ, तो संविधान का हिंदी में अनुवाद और भी भाषा में हुआ, लेकिन मेन परीक्षा में अंग्रेजी से हिंदी में हुआ अनुवाद। ये चला 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949। इधर इंपॉर्टेंट नहीं भी है, याद रहे या नहीं, ये वाला जो है आपको जरूर याद रहना चाहिए। उसके बाद 10वां अधिवेशन, इसमें द्वितीय वाचन हुआ, संविधान का सेकेंड रीडिंग हुआ। 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949। फिर बाद में अगला अधिवेशन आएगा, लेकिन यह ध्यान रखना है। इसके बाद 11वां अधिवेशन, इसमें तृतीय वाचन हुआ। ये 14 से 26 नवंबर 1949। और 12वां जो अधिवेशन हुआ था उसी में राजेंद्र बाबू वगैरह को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 12वां अधिवेशन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको एक एक डिटेल्स बता दिए कि इसमें क्या हुआ था। एक और लिख लीजिएगा, इसमें राष्ट्रगीत की घोषणा हुई। जनगण मन अधिनायक नहीं, वो पहले हो चुका था, ठीक ना, वंदे मातरम राष्ट्रगीत। तो ये आपका आज का क्लास रहा और आपका संविधान का निर्माण पूरा हो गया। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि जो मेरे ऑफलाइन छात्र के विद्यार्थी, जो भी छात्र हैं, उनको अलग अलग ब्रांचों के द्वारा भावनगर में विनय कॉल किया होगा, अहमदाबाद में रानी मैडम कॉल की होंगी, कुछ को तो मैं खुद कॉल किया हूं, कुछ बच्चे को, और उनसे मोबाइल नंबर कंफर्म करके, और वो जो है हम ऐप में उसको डाले हैं, वो मोबाइल नंबर के थ्रू ही उसमें एंट्री लेंगे। जिनका फिर से कह रहे हैं कि अभी भी नहीं संपर्क हुआ है, तो अंतिम है आपके लिए कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए अपने क्या कहते हैं ब्रांच हेड से, और वहां आप बातचीत करिए, क्या है आपका, क्यों नहीं नंबर आया, क्या टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप वहां बात करिएगा। और कल से हमारे व्यूवर और सब्सक्राइबर के लिए होगा कि इस प्रकार का गुणवत्ता युक्त क्लास यदि आपको करना है, हम जो है आपको कभी सम्मेलन नहीं कराएंगे, लेकिन उस तरह का गुणवत्ता युक्त क्लास करना है तो 4 विषय मैं अकेले पढ़ाऊंगा, इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं भूगोल छोड़कर बाकी सब का आपको डेमो दे चुका हूं। भूगोल एक तकनीकी कारण है जो नहीं देते हैं और ना ही देंगे, वो आपको हम ऐसे ही भरोसा कर लीजिएगा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। लास्ट डे केवल एक दिन एक छोटा सा डेमो दे देंगे। हमारे कई मित्र हैं जो अच्छा भूगोल वो भी पढ़ाते हैं, इसलिए वहां कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, हरीफाई नहीं होना चाहिए। तो अब कल मिलते हैं हम लोग 7:30 बजे, ठीक है।
नए विषय के साथ। और इस हफ्ता चूंकि संक्रमण का काल है तो हो सकता है रोज क्लास नहीं भी होगी, क्योंकि हमको थोड़ा मैनेजमेंट भी करना पड़ रहा है। उसका हम लोग भरपाई कर लेंगे, ऐप पे जाके रोज फिर 4 घंटा पढ़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो कल मिलते हैं 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।